हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विद जीएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो, प्लीज़ लाइक कर दो। वीडियो को जितना हो सके अपने सारे कॉलेज दोस्तों में शेयर कर दो। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 से अगर हम बात करें स्टार्ट करने की, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आता है बेटा, वो मेन यही है आपसे, व्हाट इज़ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इसके आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से आजकल आप देखते हो ना कि सारा काम कंप्यूटर पे होने लगा है। पहले होती थी मैनुअल अकाउंटिंग, जो अकाउंटेंट वगैरह होते थे, आपने देखा होगा ना, रेड कलर की खाता बही होती है। अभी भी बहुत सी पुरानी शॉप्स में, कपड़ा मार्केट की दुकानों में आपने देखा होगा, ट्रेडर्स वो रेड बुक होल्ड करते हैं बड़ी सी। बट क्या हुआ ना, आजकल जब से पूरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम ने अडॉप्ट कर लिया है, तो आप देखते हो टेली अकाउंटिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है। कंपनी सारा काम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू करने लगी है। उससे क्या हुआ है कि आपको मैन्युअली बुक संभालना नहीं पड़ती है अब। पहले क्या, बुक ख़राब होने का डर था, पेपर एक टाइम बाद पुराने हो जाते थे, बुक घूमने का डर होता था, कभी कभी शॉप में आग वगैरह लग जाए तो उसका नुकसान होने का भी डर होता है। पर कंप्यूटर में हम बैकअप ले सकते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है बेटा, उसकी मेमोरी ज़्यादा होती है कंप्यूटर में, हर बातें सेफ रख सकते हैं हार्ड ड्राइव वगैरह में। आजकल तो एसएसडी चलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर के बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं बेटा, वो आपको लिखना है। इसमें कुछ नुकसान भी है भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो नुकसान भी होता है, कभी फाइल क्रैश कर जाए, सिस्टम पूरा ही उड़ जाता है, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस टू क्रिएट अ कंप्यूटर, सॉरी, ए कंपनी इन टेली। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। कई बार बच्चे क्या होता है बेटा, कॉलेज या कहीं और की भी आईएमपी से पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं की भी आईएमपी पढ़ो आप, कंसिडर करो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। पर जो हम वीडियो बनाते हैं, ये हम सारे पीवाईक्यूज़ वगैरह को स्टडी करते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड को स्टडी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। प्रोसेस टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली, प्रॉपर सिस्टमेटिक आपको स्टेप याद रखना है बेटा इसकी, कि आप टैली में कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट 1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, डिफरेंस बिटवीन मैनुअल हैंड रिटन अकाउंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट। मैंने आपको बताया अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, समझाया मैंने आपको कि मैनुअल हैंड रिटन में क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड में क्या होता है। आपको वही इसके अंदर प्रॉपर लिख कर आना है। मैनुअल में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगता है, कंप्यूटर में वो इजीली हो जाता है क्योंकि अकाउंट क्रिएट होते हैं। मैन्युअली में उसको बुक को प्रॉपर हैंडल करना पड़ता है, डाटा में मतलब बुक को होल्ड भी करना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। कंप्यूटर्स में वो सारी एफर्ट बच जाती है, ऑटोमेटिक सारा डाटा रिकॉर्ड होते जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ ई अकाउंटिंग सिस्टम। ई अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे लास्ट में पढ़ना है इसको बेटा। पहले अगर आपको ऊपर के तीनों क्वेश्चन याद हो जाते हैं, देन आप इस क्वेश्चन पे आना। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो स्किप भी कर दो, लेकिन इसको एक एक बार मेरे कहने पे एक बार रीड ज़रूर कर लेना। देखो बेटा, यूनिट वाइज स्टडी करना है आपको, तो इसलिए यूनिट 1 में से ये 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी अगर आप ये ट्राई करो कि शुरू के 3 पहले पक्के कर लो, उसके बाद अगर टाइम मिले तो फिर इसमें एफर्ट लगाना। यूनिट 2 पे आ जाते हैं बेटा अपन। यहाँ से चालू होता है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से एक क्वेश्चन पहला आता ही है, व्हाट इज मीन बाय इनकम टैक्स, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेटा हमारा डायरेक्ट टैक्स है, जो भी पर्सन इनकम अर्न करता है उसको ये टैक्स पे करना होता है। इसमें बर्डन किसके ऊपर होता है, जो इनकम अर्न करता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स भी काउंट करते हैं। ठीक है। इसमें दो टाइप की इनकम होती है बेटा, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं उसकी प्रोसेस अभी आपको है नहीं, बता दूंगा वरना बाद में किसी दिन। वो टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ डिडक्शन हमको गवर्नमेंट अलाउ करती है, जो हमारी इनकम में से हम माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद जो टोटल इनकम बचती है उस पर हमको टैक्स पे करना होता है, नेट टैक्स पेबल इनकम। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन और असेसी। इसमें खास करके असेसमेंट ईयर, वो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर वो होता है जब आपने इनकम अर्न की है, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप उस पर टैक्स पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है 2026-27, ठीक है। तो अगर आज आप जो इनकम अर्न करोगे उसको आपको पे करना है 27-28 में, तो अभी हो गया आपका प्रीवियस ईयर, के बाद जो आएगा वो आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है।
बेटा इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक पर्सन को जो इनकम होती है वो नॉर्मली 5 हेड से होती है। एक होती है सैलरी से, भाई कोई जॉब करता होगा। एक होती है हाउस रेंट अलाउंस, अगर उसने मकान किराए पे दे के रखा होगा उसको मकान वगैरह हाउस रेंट से इनकम होती है। इसके अलावा बेटा उसको तीसरी बिजनेस या प्रोफेशन उसका कोई होगा, उससे उसको इनकम होती होगी। चौथा है कैपिटल गेन, वो अपनी कोई एसेट्स वगैरह बेचता हो, गोल्ड वगैरह घर वगैरह, उससे उसको इनकम हो सकती है। और पांचवा होता है बेटा अदर सोर्सेज से इनकम, जैसे लॉटरी वगैरह, केबीसी, इनमें चले गए आप, वहाँ से कोई पैसा मिल गया आपको। तो इसी 5 तरीके से आपको इनकम होती है। अब उनको उनके क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पहले, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी, डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ सैलरी हेड विद द रेफरेंस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के हिसाब से सैलरी क्या होती है, और जब आप सैलरी हेड कैलकुलेट करते हो तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। बेटा इसमें एक क्वेश्चन और आपको शॉर्ट वाला मिक्स करके आपको पूरा एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो 17 वाला क्वेश्चन इसका ये, और शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन है, 1 मिनट बताता हूँ आपको मैं। ये क्वेश्चन बेटा, टैक्स फ्री अलाउंसेज एंड टैक्सेबल अलाउंस अंडर सैलरी हेड। 17 और 22 क्वेश्चन मिक्स करके एग्जाम में आपसे पूछते हैं, क्योंकि सैलरी हेड क्या है, उसमें क्या क्या आइटम आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे, टैक्स फ्री अलाउंस कौन से और टैक्सेबल अलाउंस कौन से। सैलरी में भी कुछ टैक्स फ्री होते हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है, तो वो आपको एक लिस्ट पढ़ना है पूरी टैक्सेबल और टैक्स फ्री की। अब यहाँ पे सैलरी ऑफ रिटायरमेंट वाली बताइए, तो इसमें एक बार सिर्फ आप ये थोड़ा सा इसका पढ़ लेना, पेंशन और इट्स कंप्यूटेशन, जब पर्सन रिटायर हो जाता है तो इसकी पेंशन वगैरह कैसे कैलकुलेट की जाती है, पेंशन कैसे पे की जाती है, और कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। ये आपको दोनों एक बार पढ़ के रख लेना है, चलेगा। बट ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो आप हाउस रेंट वगैरह दे देते हो, जैसे आपका मकान है खुद का, आपने किराए पर चढ़ा दिया है, तो उससे जो आपको इनकम होती है बेटा, उस पर भी आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। अगर आपका घर है, अगर आपको नहीं पता, आपके पिताजी को पता होगा कि अगर उन्होंने घर रेंट पे दे रखा है तो उनको उस पर भी टैक्स पे करना होता है। हाँ कई बार लोग होता है कि नहीं बताते हैं और वो चलने देते बिना उसके भी, लेकिन रियलिटी ये होती है कि जो अगर आपने घर किराए पे दे के रखा है उसका आपको हाउस रेंट, तो हाउस रेंट अगर आप लेते हो तो आपको उस पर टैक्स ज़रूर पे करना होता है। इसमें क्वेश्चन यही है बेटा, डिफाइन एनुअल वैल्यू, डिस्क्राइब अलाउड डिडक्शन विच आर डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल वैल्यू फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो, सुनो बेटा अच्छे से। एक जो घर की वैल्यू होती है बेटा, एक तो म्यूनिसिपल वैल्यू होती है इसकी, कि म्यूनिसिपलिटी के अकॉर्डिंग आपके एरिया का जो है वो क्या वैल्यू है, अगर कोई रेंट पे लेता है तो कितना मिनिमम रेंट मिलना चाहिए। दूसरा होता है बेटा फेयर रेंट, कि भाई कितना आप रेंट वगैरह लेते हैं। एक होता है बेटा, सॉरी फेयर रेंट आपके एरिया के हिसाब से आसपास के लोगों से ही बात करते हैं कि भाई कितना रेंट आपको मिलना चाहिए आपके घर में। जैसे आसपास के सारे मकान हैं वो भी किराए पे गए हुए हैं, तो अगर वो घर का किराया 8,000 रुपये ले रहे हैं तो उनका भी देखते हैं, और आप एक्चुअली में कितना रेंट ले रहे हो वो, इन तीनों रेंटों में से जो ज़्यादा होता है इनकम टैक्स वाले उसको कंसीडर करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। बेटा इसमें आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इनकम फ्रॉम ट्रेड और बिजनेस, स्टेट द रूल रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। 31 32 मिक्स होके आ सकता है, इसमें डिडक्शन भी आपको अलाउ करे हैं कि बिजनेस और प्रोफेशन में से कौन से डिडक्शन अलाउ करते हैं। डिडक्शन का मतलब वही होता है बेटा कि जैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो तो कुछ आपके खर्चे भी तो होते हैं ना। ये थोड़ी ना है कि जो इनकम हो रही वही आप बोलोगे भाई मेरे दूसरे खर्चे भी हैं, तो वो खर्चे मुझे माइनस करने दो, बाकी बची हुई इनकम पे आप टैक्स चार्ज करो। तो वो इस इनकम के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउड है, कौन से नहीं अलाउड है, वो आपको पढ़ना है। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन अंडर इनकम टैक्स, व्हाट आर द प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई घर खरीद के रखा है पुराना, अगर आप उसको भी बेच रहे हो तो फिर उसकी पहले प्राइस इंडेक्सिंग करना पड़ती है। मान लो किसी ने मकान 2000 में खरीदा था, 2000 में, अब उसको 2026 में बेचना है, उस समय उसने मान लो मकान 20 लाख में खरीदा था, तो आज उस मकान की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो पहले उसकी इंडेक्सिंग होगी कि आज के कंपैरिजन में, मतलब जब खरीदा था तब से आज तक उस मकान की वैल्यू क्या होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स वगैरह पे करना होता है। तो वो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन होता है। इसमें दो टाइप की कैपिटल होती है, एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। वो देखना पड़ता है आपको, अगर लॉन्ग टर्म हो तो उसकी इंडेक्सिंग होती है, शॉर्ट टर्म की इंडेक्सिंग नहीं होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो मैंने आपको बताया कि लॉटरी वगैरह इनके पैसे होते हैं,
तो उनमें कौन कौन से आइटम टैक्सेबल होते हैं उनकी एक बार लिस्ट पढ़ लेना। बाकी मेन तो आपको वही करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन, ये 4 ही मेन है। ये जैसे मैंने आपको समझाया था बेटा कि कौन कौन सी इनकम आती है, फिर बताता हूँ आपको मैं। ये विनिंग अमाउंट को लॉटरी वगैरह पर जीता है आपने, फ्री सिक्योरिटीज़ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से आपको जो पैसा लगाया था आपने उस पर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, इनकम ऑफ क्रिकेटर्स वगैरह जो हो गई क्योंकि ये इधर भी आती है। तो अदर सोर्सेज की इनकम में बहुत सारी चीज़ें आती है, सभी आईपीएल चल रहा है तो उनको प्राइज़ मनी वगैरह नहीं मिलती अलग अलग से, ये स्पॉन्सर्ड वो स्पॉन्सर्ड, ये पैसे वो पैसे, अलग से जो पैसे मिलते हैं उनको उनके काम के अलावा भी। ठीक है, जैसे इंडियन टीम से जो पैसे मिलते हैं वो तो उनके प्रोफेशन का हिस्सा हो गए, लेकिन इसके अलावा जो अलग से भी उनको पैसे मिलते हैं, लॉन्गेस्ट सिक्स मारने का और कभी कुछ अलग अलग अवार्ड मिलते हैं, वो सब चीज़ें भी आती हैं, वो भी टैक्सेबल होती हैं बेटा। आपको पता होगा जो कौन बनेगा करोड़पति या जो शो होते हैं, इनमें भी जो आपको पैसे मिलते हैं उन पे भी 30% पहले ही टैक्स चार्ज होके फिर आपको बचे हुए पैसे मिलते हैं। जो बोलते हैं 7 करोड़, पूरे 7 करोड़ नहीं मिलते, पहले 30% उस पर टैक्स कटता है, मतलब लगभग लगभग 2 करोड़ 10 लाख तो टैक्स कट जाएगा, बची अमाउंट उनको मिलती है। यहाँ से हमारा चालू होता है हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी क्या है, कब से आया है, सबको पता ही है। इसकी विशेषता क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, जो इसका बर्डन जो है वो दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हमने शॉपकीपर भले ही उसका जीएसटी है नंबर है वो जीएसटी पे करता है, लेकिन बर्डन किस पे होता है? कस्टमर पे, क्योंकि हम जब कोई गुड्स या सर्विस परचेस करते हैं तो वो हमसे जीएसटी के पैसे भी लेते हैं। कई यार अपन होटल पे खाना खाने जाते हैं, हम देखते हैं ना बिल में जीएसटी इंक्लूड होके आता है, मतलब वो जीएसटी का बर्डन किस पे पड़ रहा है? एंड कंज्यूमर पे, मतलब कस्टमर पे पड़ रहा है। भले ही पे करने शॉपकीपर जा रहा है वो, लेकिन बर्डन शिफ्ट हो जाता है कंज्यूमर पे। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, जो सारे टाइप की गुड्स और सर्विस पे लगता है। ये क्यों आया बेटा? क्योंकि पहले सेल टैक्स चलता था, सेल टैक्स करके चलता था जी इनडायरेक्ट टैक्स, पर उसमें क्या होता था, एक ही प्रोडक्ट पे मल्टीपल टाइम टैक्स भरना पड़ता था। जब जब इंसान सामान बेचेगा तब तक उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो सेल टैक्स पे क्या होता था, एक ही आइटम पे आपको मल्टीपल टाइम टैक्स भरना पड़ रहा था। लेकिन जीएसटी आ गया तो आपको मिल जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब अगर एक प्रोडक्ट पे एक बार टैक्स भर चुके हैं तो अगली बार उस पर अपन डिडक्शन ले सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें आप इसके बेनिफिट जरूर पढ़ लेना, वो एक ही क्वेश्चन आएगा जीएसटी के इंपॉर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई अलग अलग क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो 49-50 को मिक्स करके क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम वाले। एक ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेना। जीएसटी के आने के पहले भी टैक्स थे, सेल टैक्स था, फिर वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स, और भी बहुत सारे टैक्स थे इनडायरेक्ट, जिन सबको रिमूव करके जीएसटी लाया गया है। क्योंकि उन सब टैक्सों में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिनके लिए सारे मल्टीपल टैक्सेस को हटा के उनकी जगह वन एंड ओनली जीएसटी लगाया गया है इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे। तो एक बार आप इसको सिर्फ रीड कर लेना अच्छे से। अब जीएसटी में कुछ डेफिनेशन है, जैसे गुड्स की, सर्विसेज की, इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, टैक्सेबल पर्सन, या आप इनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। गुड्स, सर्विस, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और टैक्सेबल पर्सन, ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में आ सकती है शॉर्ट नोट के रूप में। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विथ इट डिफरेंट टाइप इन जीएसटी। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के कितने टाइप्स होते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। टैक्सेबल इवेंट बताना है आपको इन केस ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग द लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स किस तरीके से चार्ज होता है, कैसे उसको कलेक्शन करना है, उसका आपको प्रॉपर बेटा प्रोविज़न लिखना है। देखो, जो इनकम टैक्स है या जीएसटी है या ई अकाउंटिंग है, इसमें आप बहुत ज़्यादा मन से नहीं लिख सकते, बिकॉज इसमें करेक्ट प्रोविजंस आपको याद होना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले सारे प्रोविजंस को एक जगह लिख लो अच्छे से, उनको अच्छे से पढ़ो, और फिर आप थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, बट आपको मेन प्रोविजंस तो एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स जब आप करते हो तो टाइम और प्लेस जो होती है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई, किस समय पे सप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ द टर्नओवर अंडर जीएसटी एक्सिस अ पर्टिकुलर लिमिट। भाई कौन से लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, क्या लिमिट है, अगर लिमिट है उसके रजिस्ट्रेशन की तो उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है।
रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी से बिल्कुल 100% एक क्वेश्चन तो पेपर में आपके आएगा ही आएगा, क्योंकि बेटा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है जब भी ये टॉपिक एग्ज़ाम में आया है। एक और क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट इससे, लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स एंड सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी में कौन कौन से गुड्स और सर्विस एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट इन द सेंस जिन पे आपको जीएसटी पे नहीं करना होती है। बेटा जीएसटी अलग अलग रेट से चार्ज होती है, किन्हीं पे 8%, 12%, 14%, 10% से अलग अलग रेट होते हैं जीएसटी के। तो आपको ये ध्यान रखना है किन गुड्स और सर्विस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, मतलब वो जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आती हैं, एग्जम्प्ट होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है बेटा, रिटर्न अंडर जीएसटी। जीएसटी में जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसकी आपको पूरी प्रोविजंस लिखना है, किस किस तरीके से आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हो। बेटा इनकम टैक्स रिटर्न जैसे फाइल होता है, जीएसटी का रिटर्न भी आपको फाइल करना होता है, और पूरी प्रॉपर अथॉरिटीज़ के अंदर जाता है, पूरी फाइलिंग मेंटेन करना होती है आपको। आप किसी भी अकाउंटेंट को, अच्छे जो CA CS हैं या उनको रख के भी आप इस तरीके से काम करवा सकते हैं, पूरा इनकम टैक्स और जीएसटी की फाइल मेंटेन करवा सकते हैं, किन्हीं भी आप CA को भी रख के। यूनिट 3 पे आ जाओ। बेटा ये मत समझना है कि यूनिट 2 में तो सारे क्वेश्चन है, बेटा टोटल यूनिट ही 3 है, इसमें 5 यूनिट्स नहीं है, 6 यूनिट्स नहीं है, यूनिट ही 3 देके रखी है, तो इसलिए यूनिट 2 बहुत ब्रॉडर था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ब्रीफ टू प्रोसीजर एंड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। बेटा यहाँ पे फर्म्स की बात नहीं हो रही, कंपनी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्ति की बात हो रही है कि उनकी इनकम वगैरह का कंप्यूटेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इन व्हाट सर्कमस्टांस कैन बी इट मेड, आर दे एनी रेमेडीज ओपन टू एसएससी अगेंस्ट द सच असेसमेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम्स में आ चुका है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एक होता है बेटा सेल्फ असेसमेंट, एक होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, उनके बारे में पढ़ लेना। TDS का नाम सुना होगा आपने, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि कई बार जब आप इनकम जनरेट करते हो तो वहीं पर टैक्स चार्ज होने के बाद ही आपको पैसे आपके पास आते हैं, तो उसी को बोलते हैं TDS। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग द डिडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एट सोर्स, इसी को हम TDS भी कहते हैं। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, और अगर हम वो जमा नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी वगैरह जो है वो इन्फोर्स होती है। नेक्स्ट बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय ई फाइलिंग, ई तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हम इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हैं। हु विल बी द असेसी एंड एक्सप्लेन द टैक्स रूल, कौन असेसी होंगे, टैक्स रूल क्या लगेगा, वो सब आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट बेटा वेरी शॉर्ट में भी है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन शॉर्ट। शॉर्ट में कि आप तो लॉन्ग में ही पढ़ लेना, वही शॉर्ट में लिख देना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होंगे तो आप आराम से शॉर्ट में लिख सकते हो उसको। ई फाइलिंग और जो मैनुअल फाइलिंग हम करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते हैं या प्रॉपर मैनुअल फाइल बना के फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करने जाते हैं, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो आपको लिखना है इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बेनिफिट एंड लिमिटेशंस ऑफ ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आपको बेनिफिट और लिमिटेशन बताना है कि जो हम इनकम टैक्स को ई फाइलिंग करते हैं उससे क्या बेनिफिट होते हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो बेटा ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दे दिए गए हैं। आपको यूनिट 2 बहुत बड़ी, क्योंकि वो आप समझ लो कि 3 यूनिट के बराबर एक यूनिट है, क्योंकि उसमें इनकम टैक्स भी है, GST भी है। आपको यूनिट 1 पहले कर लो, आप यूनिट 3 कर लो, और देन उसके बाद यूनिट 2 के क्वेश्चंस कर लेना। पहले आप यूनिट 1 के निपटा दो, यूनिट 3 के निपटा दो, और उसके बाद यूनिट 2 के क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन कर पाओ आप देख लेना कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, एक टाइप के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना बेटा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और भी कोई डाउट हो, क्यूरीज हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपका अपना पेज है वो भी, इंदौर की पाठशाला, और जो भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो आप मुझे इसी वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।